नमस्कार प्यारे बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सब लोग स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और एक सीट आपकी पक्की हो। बच्चों, आज मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने गद्यांश को शामिल नहीं किया है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी पूर्ण भूतकाल। इसका विकल्प बी सही है, आसन्न भूतकाल। भूतकाल कहाँ होता है? जहाँ काल बीते हुए समय में होता है वहाँ भूतकाल होता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। जहाँ क्रिया समाप्त हुए थोड़ा समय ही व्यतीत हुआ हो, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, मतलब बहुत थोड़े समय पहले क्रिया समाप्त हुई हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। और बच्चों, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल एक ही होता है, इनमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ए कृदंत क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। इसका विकल्प बी सही, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को। तो जहां कर्ता किसी भी क्रिया, किसी भी कार्य को पूरा करके दूसरा कार्य अर्थात दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। ए प्रबंधकर्ता, इसका स्त्रीलिंग देखते हैं, प्रबंधकारिती, बी प्रबंधकीन, सी प्रबंधकर्त्री, डी प्रबंधकारिती। इसका विकल्प सी सही, प्रबंधकर्त्री। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि अब इंग्लिश में देख लो, उसमें जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जबकि हिंदी में सिर्फ लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, ए नेते, ए नेते, सी नेताओं। इसका बच्चों जो है सी विकल्प ए के बाद आ गया है, कोई बात नहीं। बी विकल्प जो है वो बाद में आया है, तो बी नेतों, डी नेता। तो इसका विकल्प सी सही, नेताओं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन 2 होते हैं। वचन होता क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। तो जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संख्या का बोध होता है, उसी को हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो नेता का क्या अर्थ? नेता माने एक नेता, एक वचन है, और नेताओं में बहुत से नेता, तो ये बहुवचन है। देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ए ऋतुएं, बी ऋतुओं, सी ऋतुएं, डी ऋतुएं। इसका विकल्प ए सही, ऋतुएं। बच्चों, उकारांत एक वचन स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, जब उनको बहुवचन बनाया जाता है तो वो ए लग जाता है। क्या लग जाता है? ए। जैसे ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं। देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है
तब क्या कहलाता है? ए संयुक्ताक्षर, बी द्वित्व, सी तालब, डी स्वर तंत्री। इसका विकल्प ए सही है, संयुक्ताक्षर। तो बच्चों प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर रहित व्यंजन मतलब पहला, जैसे संयुक्ताक्षर कहते हैं किसे, पहले आप ये समझ लो। संयुक्ताक्षर वह होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें जो पहला व्यंजन वर्ण होता है वो क्या होता है? स्वर रहित होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? इनकी संख्या है 4, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। जैसे छा को ले लीजिए, तो ये कैसे, किसके मेल से बना है? ये बना है का प्लस शा के मेल से। का जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा स्वर रहित, का स्वर रहित रहेगा। का में नीचे हलंत लगता है क्योंकि उसका आ स्वर जो है वो निकल जाता है, तो ये स्वर रहित हो जाता है। और षटकोण वाला जो शा है वो रहेगा, तो का प्लस शा, वो शा जो है षटकोण वाला है वो क्या रहेगा? वो स्वर सहित रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें पहला वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर रहित रहेगा और दूसरा स्वर सहित, और इनकी संख्या कितनी है? 4। इसी प्रकार से त्रा, त्रा में पहला ता प्लस रा के योग से बना है, ता स्वर रहित रहेगा और रा स्वर सहित। ज्ञा, ज्ञा में जा प्लस या के योग से बना है, तो जा जो है वो स्वर रहित रहेगा और या स्वर सहित रहेगा। श्रा, श्रा में शा रहेगा, तालब शा वो स्वर रहित रहेगा और रा स्वर सहित रहेगा। तो इस प्रकार से स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 4 है, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होते हैं? एणा, बी जा, सी डा, डी दा। इसका विकल्प ए सही है, अणा। बच्चों जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हिंदी में? 25, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पवर्ग। इनमें जो 5वां वर्ण होता है, 5वां व्यंजन होता है, वो नासिक कहलाता है क्योंकि उसका उच्चारण नासिका द्वारा होता है। अंगा, या, अणा, ना और मा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। ए उत्तरावस्था, बी मूलावस्था, सी उत्तमावस्था, डी अधिकावस्था। इसका विकल्प बी सही है, मूलावस्था। बच्चों तुलना के आधार पर विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। मूलावस्था जिसमें जिसमें शब्द की विशेषता बताई जाती है लेकिन उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती है, तो वो होता है मूलावस्था। जैसे करेला कड़वा है तो इसकी तुलना किसी से भी नहीं की गई है, सिर्फ करेला की विशेषता बताई गई, इसलिए यहाँ पर मूलावस्था है। उत्तरावस्था में उत्तरावस्था में 2 की तुलना होती है और उत्तमावस्था में किसी बहुत सारे लोगों से तुलना करके किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, तो इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न 8। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है? ए रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी अखरावट, डी चंद्रसार। इसका विकल्प बी सही है, रामचरितमानस। रामचरितमानस भक्ति काल की सगुण मार्गी धारा के राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस इनका अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है जो कि परिमार्जित अवधी में लिखा गया है। और विकल्प देख लेते हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रीतकालीन कवि केशवदास जी द्वारा रचित है। अखरावट, अखरावट ये मली मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है और ये भी अवधी भाषा में रचित है। चंद्रसार ये मुझे लग रहा है कि टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए छंदसार। छंदसार रचना जो है ये मतिराम जी की है। देखते हैं अगला प्रश्न। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है?
ए प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी धर्मवीर भारती, डी विष्णु शर्मा। इसका विकल्प ए सही है, प्रेमचंद। बच्चों, प्रेमचंद जी ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं और बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं, जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेम आश्रम, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, इस प्रकार से। और सेवा सदन इनका सबसे पहला उपन्यास है और इनका अंतिम उपन्यास है गबन, गोदान। गबन गोदान से पहले का उपन्यास है और सबसे अंतिम उपन्यास है इनका गोदान, जो कि 1936 में इन्होंने लिखा था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगलसूत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? ए परिमल, बी नीरजा, सी कामायनी, डी अनामिका। इसका विकल्प सी सही है, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम है चिंता और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। और विकल्प देख लेते हैं। परिमल, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। नीरजा, ये छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है नीरजा। और अनामिका, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। तो बच्चों, ये चारों रचनाएं जो हैं, ये चारों छायावादी कवियों द्वारा रचित हैं और छायावाद की रचनाएं हैं। जैसे परिमल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और नीरजा महादेवी वर्मा जी द्वारा। कामायनी तो छाया जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है, और ये छायावाद के जनक भी कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ये छायावाद के जनक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ए रामदर्श मिश्र, बी रमेश कुंतल मेघ, सी रमेश चंद्र शाह, डी मृदुला गर्ग। इसका विकल्प बी सही है, रमेश कुंतल मेघ। ये विश्व मिथक साहित्य संग्रह पर इनको दिया गया है, जो कि समालोचना ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उपमा अलंकार। इसका विकल्प ए सही है, अनुप्रास अलंकार। बच्चों, जहाँ एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार या अनेक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ता वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार वहाँ होता है। श्लेष का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। तो जहाँ एक शब्द केवल एक बार आता है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी भी व्यक्ति या वस्तु तथा या प्राणी की तुलना किसी भी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। बच्चों, इसमें रेखांकित नहीं हुआ है, लेकिन आप दिन भर वर्षा, इसको आप रेखांकित समझो, ठीक है। दिन भर वर्षा, इसी को आप समझ लो कि ये रेखांकित है। तो आज दिन भर वर्षा होती रही। इसका विकल्प देख लेते हैं। ए क्रिया विशेषण अव्यय, बी संबंध बोधक अव्यय, सी समुच्चय बोधक अव्यय, डी विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, इसके बारे में समझने से पहले ये समझ लो कि अव्यय कहते किसे हैं। तो वह शब्द देखो, अव्यय शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा आ प्लस व्यय। व्यय माने खर्च, आ माने नहीं,
अर्थात जिसका खर्च ना हो, जो खर्च ना किया जा सके। तो लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी खर्च नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं, जो अपने मूल रूप में स्थित रहते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। इसके चार भेद हुए: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय और रीतिवाचक अव्यय। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे दिन भर वर्षा, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इससे किसका बोध हो रहा है? इससे समय का बोध हो रहा है। दिन भर वर्षा होती रही माने पूरे दिन वर्षा होती रही। तो यहाँ पर इसलिए इसका विकल्प ये सही है, क्रिया विशेषण अव्यय। और ये कौन सा अव्यय? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। ए, आप नानी के घर जाइए। बी, आप नानी घर जाओ। ये तो बिल्कुल गलत है, आप नानी घर जाओ। सी, आपने नानी के घर जाना है। ये भी बिल्कुल गलत है। डी, आप नानी के घर जाओ। ये भी सही नहीं है। तो इसका विकल्प ए सही है, आप नानी के घर जाइए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक छंद में कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसका विकल्प ए सही है, 4। बच्चों, छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद जैसे कि छप्पे है, कुंडलियां, इसमें 6 चरण होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी। ए, कोरी धमकी। बी, विरोध करना। सी, धूर्त व्यक्ति। डी, आरोप लगाना। इसका विकल्प ए सही है, कोरी धमकी। बच्चों, गीदड़ भभकी का अर्थ होता है कोरी धमकी। जैसे मान लीजिए कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जैसे जिनसे आपसे मान लो कुछ बहस हो गई, तो आपको डराने के लिए कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यही होती है कोरी धमकी। देखते हैं अगला प्रश्न। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ए, श्री। बी, क्री। सी, प्री। डी, मृ। इसका विकल्प ए सही है, श्री। बच्चों, रस का जो शब्द जो है ये श्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बहते रहना। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ बच्चों होना चाहिए वाच्य परिवर्तन। वैसे वाच्य जो होता है वाक्य का ही एक भेद होता है। वाक्य जो चैप्टर है उसमें तो ये नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वाक्य का ही एक रूप है। तो हाथी ने केला खाया, ये क्या है? कर्तरी वाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। हाथी केला खाता है। ए, बी, हाथी केला खा लिया। सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। डी, हाथी केला खाया। तो बच्चों, इसका विकल्प सी सही, हाथी द्वारा केला खाया गया। बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य वो होता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता, कर्म या भाव में से किस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी को हम वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कभी भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बच्चों, इस कर्मवाच्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि यदि द्वारा या से द्वारा या द्वारा शब्द कहीं पर भी आता है, समझ लो निश्चित रूप से ये कर्मवाच्य होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? बच्चों, चिन्ह यहाँ लिख गया है, लेकिन शुद्ध शब्द होता है चिह्न। ए,
अर्ध विराम, वो सॉरी, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका विकल्प बी सही है, अर्ध विराम। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पूछा गया कि आधा रुकना, तो अर्थ का क्या अर्थ होता है? आधा। विराम माने रुकना, तो अर्थ का क्या अर्थ है? आधा। विराम का अर्थ है रुकना, तो आधा रुकना, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, अर्ध विराम, आधा रुकना। अब पूर्ण विराम का क्या अर्थ होता है? पूरा रुकना, तो पूरे का आधा क्या होगा? अर्ध विराम होगा, तो इसलिए आधा रुकना इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प बी, अर्ध विराम। और विकल्प के बारे में भी देख लेते हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का क्या अर्थ होता है? अल्प माने थोड़ा, जहां बहुत थोड़े समय के लिए रुका जाता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर सी है पूर्ण विराम, पूरा विराम, जहां पर वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर डी क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये मनुष्य के मनोविकारों हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जहाँ होता है या जहाँ पर किसी को संबोधित किया जा रहा है वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गेस्ट हाउस के बगल में है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। ए 10 है आनन जिसके, बी 100 है आनन जिसके, सी 10 है आंगन जिसके, डी 10 है नान जिसके। इसका विकल्प ए सही है, 10 है आनन जिसके। बच्चों, समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास में किसी समास में पहले पद का अर्थ प्रधान होता है, किसी में दूसरे पद का। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ दोनों ही पद प्रधान न होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है और वही मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। तो दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 आनंद किसके थे? 10 मुँह रावण के थे। तो इसलिए यहाँ एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। ए असंभव, बी संभव, सी अनिवार्य, डी आजीवन। इसका विकल्प सी सही है, अनिवार्य। जिस कार्य को कभी भी टाला ना जा सके, किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, कहने का अर्थ है जिसे हमें करना ही करना है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अनिवार्य। असंभव क्या है? जो कार्य संभव ना हो सके वो उसे असंभव कहते हैं। संभव माने क्या है? जो आसानी से हो सके उसे संभव कहते हैं। आजीवन का क्या अर्थ है? आजीवन का अर्थ है जीवन भर, संपूर्ण जीवन। तो इसके लिए आजीवन शब्द आता है कि जीवन भर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ए सूर, बी आकाश, सी सोना, डी गोद। इसका विकल्प ए सही है, सूर। तो यहाँ पर ये अरुण का समानार्थी क्या है? अनेकार्थी क्या है? सूर है। इसका और भी कुछ है, जैसे ब्रह्मा है, इंद्र है, सूर का सारथी है, लाल है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ए रा रे, बी से के, सी हे अरे, डी में पर। इसका विकल्प डी सही है, में पर। तो बच्चों, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। और विकल्प देख लेते हैं। रा रे किसका है? यह है संबंध कारक का चिन्ह। बी से के, से चिन्ह जो है यह करण कारक और अपादान कारक का।
करण कारक में ये जुड़ने के अर्थ में आता है और अपादान कारक के अर्थ में ये अलग होने के अर्थ में आता है। के संबंध कारक का चिन्ह है। सी विकल्प में है हे अरे, ये संबोधन कारक का चिन्ह है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नहीं है पूछा गया है बच्चों, ये नहीं भी विशेष ध्यान दिया करो आप लोग, क्योंकि नहीं जो है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए अन्य पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अति उत्तम पुरुष, डी उत्तम पुरुष। इसका विकल्प सी सही है, अति उत्तम पुरुष। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं एक वचन, हम बहुवचन, मध्यम पुरुष में तू एक वचन, तुम बहुवचन, आप आदर सूचक शब्द के लिए आता है। और अन्य पुरुषवाचक क्या है, इसमें है ये वह, ये वो, ये वह। अति उत्तम पुरुष कोई भी सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक में तो है ही नहीं है, लेकिन ये कोई भी सर्वनाम का भेद नहीं है। तो यही आपका उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, ए धर्म प्लस आत्मा, बी धर्म प्लस आत्मा, सी धर्मा प्लस तमा, डी धर्मा प्लस तमा। इसका विकल्प बी सही है, धर्म प्लस आत्मा। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि वहां होती है जहां समान स्वरों का मेल होता है, चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो। जैसे आ बराबर आ, ई बराबर ई, उ बराबर उ। तो चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, जब 2 समान स्वर मिलते हैं तो दोनों दीर्घ हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस आत्मा, इसमें पहला शब्द है धर्म, इसका अंतिम स्वर क्या निकल रहा है, आ। जहां पर कोई भी मात्रा नहीं होती वहां पर आ स्वर निकलता है, आ स्वर की ध्वनि आती है। और फिर आत्मा में आ माने बड़ा आ रहा है, तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर बड़ा आ में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे धन प्लस आत्मा, आ प्लस आ बराबर आ। इस प्रकार से धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, इसका देख लेते हैं विकल्प। ए दक्षता, बी नीड़, सी ज्योत्सना, डी चपल। तो इसका विकल्प ए सही है, दक्षता। बच्चों अगर हम किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कौशल, जिसका है निपुण या दक्षता। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। ए गुण, बी आ, सी औ, डी अणा। तो इसका विकल्प सी सही है, आओ। देखो बच्चों, ये समझ लो कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो वो शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, माने शब्द के अंश, शब्द के टुकड़े जो कि किसी भी शब्द के पहले लगकर 3 प्रकार के कार्य करते हैं। 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? वो ये हैं, या तो उस शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, पहला। दूसरा, कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं, दूसरा। और तीसरा, कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं। तो यहाँ गुण मूल शब्द है। गुण का क्या अर्थ होता है? अच्छाई। और इसमें औ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? अवगुण। तो यहाँ अर्थ क्या है? उल्टा हो गया। मतलब गुण अच्छाई और ये बदल गया अवगुण में, मतलब बुराई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ए शहर, बी गांव, सी सड़क,
डी खेत। इसका विकल्प बी सही है, गांव। बच्चों ग्राम जो है ये तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में उसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, मतलब सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत में से पाल प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए काफी कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। बच्चों क्या है, प्रत्यय से नहीं बना है। ए लालिमा, बी टुकड़ी, सी शक्तिमान, डी सफल। इसका विकल्प डी सही है, सफल। यहाँ पर फल मूल शब्द है और इसमें सा उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, सफल। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ उपसर्ग क्या करते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के कार्य करते हैं। या तो शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, या वो एक नया शब्द बना देते हैं, या शब्द में विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ ये फलमूल शब्द में सा उपसर्ग लगकर क्या किया है, क्या हुआ, यहाँ शब्द में एक नई विशेषता आ गई है। जैसे फल माने क्या होता है, परिणाम, और सफल माने बहुत अच्छा परिणाम। तो इस प्रकार से यहाँ शब्द में विशेषता आ गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति। ए सु प्लस उक्ति, बी सा प्लस उक्ति, सी सु प्लस कित, डी सा प्लस उक्ति। इसका विकल्प ए सही है, सु प्लस उक्ति। यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ 2 समान स्वर हैं, उ प्लस उ, तो 2 समान स्वरों के मेल से क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन। ए बांधना, बी रिश्ता, सी छोड़ना, डी मुक्त। इसका विकल्प डी सही है, मुक्त। बंधन क्या होता है बच्चों, बंधन वो है जैसे मान लो कि आप किसी के अधीन हो, बिना उसकी इच्छा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब एक तरह से परतंत्र। और मुक्त का क्या अर्थ है, स्वतंत्र। तो बंधन का विपरीत क्या होगा, मुक्त। बांधना का क्या होगा, छोड़ना। रिश्ता का क्या होगा, अपरिचित। छोड़ना का क्या होगा, छोड़ना का होगा अपनाना। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।